नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पब्लिक अवेयर WHP। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एक FIR क्यों, कब और कैसे करें। हम लोगों के सामने सिचुएशन कभी कभी आ जाती है कि एक बेहतर FIR सनहा दर्ज हम लोग कैसे करें ताकि पुलिस हमारी सही तरीके से मदद कर सकती है। और हम लोग ऐसे स्थिति में फंसने के बाद हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि किस तरीका से एक अच्छे एप्लीकेशन को सबमिट करें और पुलिस को दे। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग बिना देरी किए हुए जानते हैं कि एक बेहतर FIR क्यों, कब और कैसे करें। एक बेहतर FIR लिखने से पहले हम लोगों को कुछ बातों को समझना ज़रूरी है। अगर हम लोग इस बात को नहीं समझते हैं तो निश्चित तौर से हम लोग एप्लीकेशन FIR लिखने में हम लोगों से थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं IPC, इंडियन पैनल कोड, उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। और दूसरा होता है CRPC। CRPC का मतलब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर, इट मीन्स दंड प्रक्रिया संहिता। कहने का मतलब ये है कि IPC क्या कहता है, CRPC क्या कहता है। IPC कहता है कानून कि अपराध क्या है और इसके लिए कितनी सजा निर्धारित है। वहीं CRPC कहता है कि अपराध के लिए कैसे कानूनी कार्रवाई की जाए। अब ये क्लियर हो गया कि जो भी अपराध हुआ है या जो भी घटना हुआ है वो CRPC की धारा में ही आएगी। इसके लिए हम लोगों को कानून या पुलिस हमें कैसे सहायता करेगी वो CRPC की धारा 154 तय करती है। तो CRPC की धारा 154 में दो तरह का ऑफेंसेस है। पहला ऑफेंसेस है कोग्नाइजेबल ऑफेंस, इसको हम लोग संज्ञेय अपराध के गिनती में जानते हैं। और दूसरा है नॉन कोग्नाइजेबल ऑफेंस। IPC की धारा 1973 के 2C में ये जिक्र है कि कौन सा कोग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। इसको हम लोग गैर जमानती अपराध भी बोलते हैं। तो इसके कुछ कैटेगरी है। इस अपराध के अंतर्गत आते हैं हत्या हो गया, बलात्कार हो गया, या घातक हथियारों से लैस होकर किसी पे हमला करना हो गया। दूसरा हो गया लोक सेवक द्वारा रिश्वत लेना। तीसरा हो गया सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाना। पांचवा हो गया लोक सेवक नहीं रहने के स्थिति में कोई बिचौलिया लोग अपने आप को लोक सेवक बनकर किसी के साथ ठगी कर लेते हैं, उसके विरुद्ध कार्य कर लेते हैं और खुद साहेब बनकर किसी को लूट लेते हैं। और अगला है जनता को ऐसा आभास कराना कि वो खुद एक सरकारी कर्मी है, जबकि वो सरकारी कर्मी नहीं है, वो एक ठगी है, एक बिचौलिया है। तो कोग्निजेबल ऑफेंस मतलब संज्ञेय अपराध एक ऐसा अपराध है कि इसमें अपराधी को किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जाता है, उसको दंड मिलना है, उसको सजा होना तय है। यह एक गैर जमानती अपराध है। तो इस तरीका से अब हम लोग आगे जानते हैं नॉन कोग्नाइजेबल ऑफेंस मतलब जमानती अपराध। दोस्तों, सबसे पहले बात ये जान लीजिए कि गैर जमानती अपराध बहुत ही खतरनाक है। इसमें सजा होती ही होती है, आप बचकर नहीं भाग सकते हैं। पुलिस आज नहीं तो कल आपको पकड़ेगी, सजा देगी। इसके लिए चाहे आप कुछ भी कर ले। वही दूसरा है नॉन कोग्नाइजेबल ऑफेंस मतलब जमानती अपराध। ये दोस्तों हमारे IPC की धारा 1973 के 2L में जिक्र है कि यह अपराध ऐसा अपराध है जो कि किसी को बिना चोट पहुंचाए हुए हम लोग किसी को कुछ करते हैं तो वो जमानती अपराध असंज्ञेय अपराध में इसका गिनती होता है। जैसे में किसी को हम लोग गाली दे दिए, किसी से हम लोग कोई दुर्व्यवहार कर लिए, या किसी का सामान हम लोग चोरी कर लिए, तो या किसी के सामान हम लोग
ये कर लिए। तो इस स्थिति में हम लोगों को जमानत मिलता है और ये कोई खास एफआईआर दर्ज होने पर ज़बरदस्ती हम लोग जो इसको एफआईआर करता है, पुलिस पर आप दबाव भी नहीं बना सकते हैं कि उसको पकड़िए, मैंने एफआईआर कर दिया है, उसको ये कीजिए। पुलिस अपने हिसाब से जांच करेगी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि इस तरीका के अपराध में जो पुलिस है उसको हमारे जो मजिस्ट्रेट है उसका आदेश होना चाहिए, तब अरेस्टिंग ऐसे अपराधों में होता है, अन्यथा नहीं होता है। पुलिस इस काम को करने के लिए स्वतंत्र है और पुलिस को समझ में नहीं आता है तो आप जब पुलिस को ज़्यादा दबाव दीजिएगा कि हमने एप्लीकेशन दिया है अभी तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, तो पुलिस अपने आप को बचाने के लिए, या रूल भी ऐसा कहता है, वो अपने लॉगबुक में आपको एफआईआर के बदले एनसीआर दर्ज कर देगी और वो जांच का हवाला देकर अपना कार्य करती रहेगी। तो अब यह क्लियर हो गया कि एफआईआर हम लोग क्यों, किस स्थिति में लिखे और किस टाइप से लिखे, अपराध की क्या श्रेणियां होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि एक एफआईआर कैसे लिखे, बेहतर तरीके से कैसे लिखे, क्या कंटेंट से लिखे कि हमारा एफआईआर एक मजबूत तरीका से दर्ज हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसको प्राथमिकी भी बोलते हैं। तो प्राथमिकी दर्ज करने का जो मेन कंटेंट्स है, 5 कंटेंट्स हैं। इस 5 कंटेंट्स को हम अपने एफआईआर में दर्ज कर देंगे, उसको मेंशन कर देंगे, तो हमारा एफआईआर एक मजबूत एफआईआर लिखाएगा। तो दोस्तों पहला है, एफआईआर दर्ज करने वाला का नाम होना चाहिए एकदम स्पष्ट तरीके से, उसका पूरा पता, उसका इवन मोबाइल नंबर तक। दूसरा, घटना का पूरा विवरण आपको देना पड़ेगा। एक एफआईआर आप लिखिएगा तो उसमें याद रखें कि घटना का पूरा विवरण ए से जेड तक, जैसे में किस स्थिति में हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, टोटल जिक्र उसमें आपको करना होगा। वहीं तीसरा है, घटना का स्थान, तारीख, समय देना नहीं भूले, ये इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। वहीं चौथा नंबर में, जिसके साथ घटना हुआ है, जो क्राइम किया आपके साथ, उसको अभियुक्त बोलते हैं कानूनी भाषा में। तो उस अभियुक्तों का नाम अगर आपको पता है तो पूरा पता दीजिए, पता नहीं है तो इसको हम लोग अज्ञात का भी नाम दे सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल कुछ आपको संभावना है कि हम उस अपराधी को जानते हैं, संभावना है तो संभावना व्यक्त कर सकते हैं। और पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आई विटनेस, इसको हम लोग गवाह बोलते हैं। अगर आपके साथ घटना घटी है, अगर कोई गवाह है और वो आपको इस मुसीबत में साथ देने के लिए तैयार हैं कि हाँ भाई आपके साथ जो हुआ है हम आपके साथ हैं, कहीं भी बोलने के लिए तैयार है, तो उनका नाम को अवश्य मेंशन करें। तो हम लोग आइए, एक एप्लीकेशन हम आपको बताते हैं कि किस तरीक़ा से एप्लीकेशन का हेडिंग लिखना है, पैराग्राफ से लिखना है, तो आप इसको बेहतर तरीक़ा से सीख पाएंगे। देखिए, सबसे पहले एक बात जान लीजिए, अपराध और अपराधी का कोई जात धर्म नहीं होता है। अपराध किसी को समझता नहीं है। अपराध आपके साथ भी हो सकता है, अपराध आपके समाज के साथ भी हो सकता है, अपराध आपके देश के साथ भी हो सकता है, यानी अपराधी कोई भी हो सकता है। तो आपके संज्ञान में या आपके साथ कोई घटना घटा है, कोई दिक्कत हुआ है, या आपके देश के साथ कुछ हो रहा है, तो आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं संबंधित लोगों को। तो लीजिए, मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूं कि एक एफआईआर को हम कैसे लिखते हैं, उसका डेमो हम लिख के बता रहे हैं। तो सबसे पहले है, हम लोग एक वाइट A4 साइज का पेज लेंगे जो हमारे पूरा इंडिया में लागू है सरकारी दस्तावेज़ के तौर पर। सबसे पहले हम उसको फोल्ड करेंगे बाएं तरफ से पेज को लगभग 2 इंच, और बाएं साइड में सबसे पहले सेवा में श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, थाना लातेहार, झारखंड से मैं हूँ। विषय में हम लोग दे देंगे, जो देना है, आंगनबाड़ी में बच्चों को दिए जाने वाले अनाज को जानवर को खिलाने हेतु बिक्री करने के संबंध में। महाशय, उपरोक्त विषय कहना है कि मैं हरिओम प्रसाद, पिता फलना, ग्राम फलना, पोस्ट फलना, थाना जिला लातेहार का निवासी हूँ। यह कि मेरे गांव नावागढ़ में आंगनबाड़ी केंद्र के सेविका
फलना आंगनबाड़ी द्वारा फलना व्यक्ति को जो है से बच्चों का बांटे जाने वाला पोषाहार अनाज को बिक्री कर दिया जाता है। जिस अनाज को फलना व्यक्ति द्वारा दिया जाता है वह अपने जानवर गाय को खिलाता है। यह कि दिन रविवार को सुबह लगभग 8 बजे 15/11/2022 को फलना व्यक्ति अपने वाहन जिसका नंबर इतना से 6 बोरा पोषाहार ले जा रहा था। पूछने पर बताया कि खरीद कर फलनी से बराबर जानवर खिलाने के लिए ले जाते हैं। अतः श्रीमान से कहना है कि अविलंब जांच कर कानूनी कार्रवाई करने का कृपा करें। हमने आप ध्यान से देखिएगा तो इस कम जगह में कम शब्द में सब कुछ इसमें मेंशन किया है। हमने नीचे बताया है गवाह जो हमारे साथ थे या कुछ लोग जो हमारे साथ देना चाहते हैं, जो जानते हैं इस विषय को, तो वो लोग गवाह में अपना नाम दे देंगे, अपना हस्ताक्षर बना देंगे। संलग्न में हम लोग एप्लीकेशन में कुछ संलग्न भी कर देंगे। अगर हम लोगों को उस आंगनबाड़ी का जो अनाज ले जा रहा था उसका फ़ोटो अगर मिल जाए तो, या स्पोर्ट का फ़ोटो, या उससे कुछ बातचीत हो रही थी सामने से तो उसका कोई रिकॉर्डिंग वगैरह मोबाइल से हम लोग कर सकते हैं। इस तरीक़ा से करके आपका विश्वासी अपना जो नाम है पता है पूरा लिख के दे दीजिए। इस तरीक़ा से हमारा एक फुल फिल जो है आवेदन बनकर तैयार हो गया है। अब इस आवेदन को हम लोग अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन का जो मुख्य प्रभारी होते हैं SHO, उनको हम लोग इसको देंगे और हम लोग कार्रवाई के लिए आग्रह करेंगे। दिए गए आवेदन को मामले को गंभीरतापूर्वक नहीं लेते हुए या किसी कारणवश टाल मटोल संबंधित पुलिस पदाधिकारी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि पुलिस पदाधिकारी अपने हिसाब से अपने मन के मुताबिक काम कर रहे हैं। पुलिस भी है तो वो एक विधि से बंधे हुए हैं, वो भी अपने अनुसार नहीं कानून के अनुसार काम करते हैं। IPC की धारा CRPC की धारा के तहत काम करते हैं। तो यदि मामला संगीन है और हमारे साथ पुलिस अच्छा से काम नहीं कर रही है हमारे दिए गए एप्लीकेशन को, तो हम लोग को चिंता करने की बात नहीं है। हम लोग पुनः SHO अगर हमारे काम नहीं करते हैं, थाना प्रभारी हमारे काम नहीं करते हैं, तो हम लोग CRPC की धारा 154 के तहत अपने जो संबंधित इलाके के जो DSP हुए, उसको बोलते हैं हम लोग डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस, उनको हम लोग मामला को बताएंगे, लिख के देंगे कि हमने फलाने तारीख को इस विषय में संबंधित थाना प्रभारी SHO को एक आवेदन दिया था, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो इस मामले में एक्शन लेंगे और कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, अगर इससे भी बात नहीं बनती है, DSP साहब भी अगर इस पर कोई संज्ञान नहीं लेते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो इससे घबराने की बात नहीं है। पुनः हम लोग CRPC की धारा 156 का क्लोज 3 के नियमानुसार जो है से अपने इलाके के जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनको हम इस मामले में बता सकते हैं कि सर हमने इस फलना तारीख को SHO को दिया, फलना तारीख को DSP साहब को दिया, इन्होंने मामले को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया, हमको इस पर सर इंसाफ चाहिए या इस पर हमको निदान चाहिए या सॉल्यूशन चाहिए। तो मजिस्ट्रेट साहब जो चूँकि शुरू हम बताए थे कि आपको जांच करने का आदेश SHO को देंगे तो फिर वो जांच करेंगे, तो दबाव में फिर काम आपका होगा। यहाँ भी काम नहीं होता है, मजिस्ट्रेट साहब भी इस पर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं या डिले होता है, घबराने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। तब हम लोग इस मामले को लेकर चैलेंज करते हुए जो अपने हम लोग एरिया का हम लोग का जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, या फिर हमारे एरिया का मुख्य महानगर दंडाधिकारी, इसको हम लोग चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोलते हैं, उनको लिख के देंगे। और मैं बता देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से अगर हमारे आवेदन में जान होगा, हमारे आवेदन ढंग का होगा और निश्चित रूप से इस पर पुलिस टाल मटोल कर रही होगी, तो जो मजिस्ट्रेट साहब है एरिया का, वो इस पर निश्चित रूप से एक्शन लेंगे और विधि सम्मत कार्रवाई निश्चित होगा। इसके बावजूद भी हमको निराशा हाथ लगी
हमको इस पर कुछ आउटपुट देखने को नहीं मिला, मामला डीले चला गया। जो सामने वाला पार्टी है वो मजबूत है, हमको परेशान कर रहा है पैसे से, पैरवी से, हम नहीं सक रहे हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, क्योंकि कानून बनाने वाले जो बनाने के लिए जब कानून बैठे थे तो उनको इस बात का आभास था कि ऐसे ऐसे हमारे कालखंड बीतने के बाद ऐसे ऐसे लोग कर सकते हैं। अपराधी शातिर होते हैं, मजबूत होते हैं, बदमाश होते हैं, वो पैसे से, पैरवी से मजबूत होते हैं। तो उसके लिए पहले ही लोग सोच समझ के बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग कानून बनाए हैं। हमको जानने की ज़रूरत है। हम लोग को अपराधी परेशान कर सकते हैं, परास्त नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग तत्पश्चात जब हमारा काम जो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट से भी नहीं हुआ, अपना डिस्ट्रिक्ट से नहीं हुआ, मतलब लोअर कोर्ट जो हमारा अपना हुआ, लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट में होता है, वो हमारा काम जब नहीं किया, तो हम लोग सीधे अपने स्टेट में, अपने राज्य में जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट में जाएंगे और हम लोग सीधे हाई कोर्ट में जाकर रीट ऑफ मैंडेमस मतलब परमादेश रीट फाइल कर सकते हैं। रीट फाइल करेंगे। रीट फाइल करने के बाद वहाँ से जब हमारा हाई कोर्ट से एक्शन लिया जाएगा तो सीधे ये एक्शन आएगा हमारे लोअर कोर्ट में, और लोअर कोर्ट से सीधे वो है से देंगे अपना एसएचओ को, और पुनः से फिर से खंगालना शुरू होगा और मामले पे इतना एक्शन लिया जाएगा, इतना ज़बरदस्त कार्रवाई होगी कि सामने वाला अपराधी घुटने टेक देगा। ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा है। दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल पब्लिक अवेयर WHP को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारा सहयोग करें। अब मिलते हैं हम लोग अगला टॉपिक में। तब तक जय हिंद, जय भारत।